हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि उपसंयोजक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और उपसंयोजक यौगिकों में जो केंद्रीय धातु होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं। हम कहते किसे हैं उपसंयोजक यौगिक। अगर उपसंयोजक यौगिकों को हम लिखेंगे K4FeCN6, ये क्या है? उपसंयोजक यौगिक है या फिर संकुल यौगिक है। इसे हम कहेंगे उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक या संकुल यौगिक। इसे हम कहेंगे उपसंयोजक या संकुल यौगिक। तो इसके अंदर जो ये लगे हुए हैं, जैसे ये पोटेशियम लगा हुआ है और इसके अंदर जो ये ब्रैकेट के अंदर है उससे क्या कहेंगे, ये हम देखते हैं पहले। कि जो ये है, अगर ब्रैकेट के बाहर इस तरफ हो या उस तरफ हो, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ लगा हुआ होता है, धनायन या ऋणायन या उदासीन अणु, कुछ उदासीन समूह, कुछ भी अगर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ होता है तो हम उसे बोलते हैं आयनिक स्फेयर या आयन मंडल। आयनिक स्फेयर या मंडल, आयनिक मंडल या आयनिक स्फेयर बोलते हैं। और जो ये ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं समकुल या समन्वय मंडल। समन्वय समन्वय मंडल। तो ये तो हो गया कि हम इस ब्रैकेट को बोलते हैं समन्वय मंडल या समन्वय स्फेयर। और जो ब्रैकेट के बाहर लगा होता है उसे हम बोलते हैं आयनिक स्फेयर या आयनिक मंडल। अब ये उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक होते कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होमोलैप्टिक संकुल या हेट्रो, और दूसरा है हेट्रोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक होमोलैप्टिक संकुल और दूसरा है हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक संकुल में होता क्या है कि जो केंद्रीय धातु आयन है वो एक ही प्रकार के दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है। क्या होता है इसके अंदर? केंद्रीय धातु आयन एक ही प्रकार के दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है। मतलब जो धातु होगी उससे एक ही प्रकार के लिगेंड्स जुड़े होंगे। ऐसे हम उदाहरण लेके देख सकते हैं, जैसे कोबाल्ट NH3 6 ये हमारे पास कोई संकुल है, इसके अंदर जो लिगेंड है एमीन लिगेंड है, ये लिगेंड ये दाता परमाणु है, ये वो एक ही है, मतलब एक ही प्रकार का है। 6 अणु है इसके एमीन के, पर इसके साथ ये एक ही प्रकार का है, इसके अलावा कोई और लिगेंड नहीं है, एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे होमोलैप्टिक संकुल। और उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे COEN2 इसमें जो इथिलीन डाई एमीन जो संकुल लिगेंड है वो एक ही है, कोई और प्रकार का लिगेंड इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है, वो है इथिलीन डाई एमीन। तो एक ही प्रकार का लिगेंड है इसके अंदर, एक ही लिगेंड है, एक ही प्रकार की लिगेंड है, दो अणु है इसके इथिलीन डाइएमीन के, लेकिन है एक इथिलीन डाइएमीन। तो ये उदाहरण हुआ होमोलैप्टिक संकुल। इसमें केंद्रीय धातु के साथ एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हुए होते हैं। हेट्रोलैप्टिक संकुलों को हम बोलते हैं, इसमें केंद्रीय धातु के साथ एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हो सकते हैं। केंद्रीय धातु के साथ एक से अधिक प्रकार के
के दाता परमाणु जुड़े हुए हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। उसे हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हो तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम COENCl2, ये कोई संकुल यौगिक है हमारे पास। तो कोबाल्ट के साथ इथिलीन डाइएमीन एक प्रकार का लिगेंड है और क्लोरो जो है वो एक प्रकार का लिगेंड है। तो दो प्रकार के लिगेंड्स इस संकुल में है, एक तो है इथिलीन डाइएमीन और दूसरा है क्लोरो। तो ये वाला जो है इस प्रकार के संकुल यौगिकों को हम बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक। जैसे हम और ले सकते हैं, प्लेटिनम है उसके साथ NO2 NH3Cl, ये वाला संकुल है हमारे पास। तो प्लेटिनम धातु है, ये तो सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है। इसके साथ जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं NO2 NH3 और क्लोरो, तीन प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो हम इसे कहेंगे हेट्रोलैप्टिक संकुल। और जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होंगे उसे बोलते हैं हम होमोलैप्टिक संकुल। तो ये तो हो गए कि संकुल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं हम उपसहसंयोजक यौगिकों में। उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे हम। जैसे हमारे पास कोई उपसहसंयोजक यौगिक ले लिया K4FeCN6, ये कोई उपसहसंयोजक यौगिक है। तो इसमें जो केंद्रीय धातु आयन कौन सी है, Fe जो केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु आयन, जो केंद्रीय धातु है Fe फेरस है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें। ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, किसी भी संकुल का दो रूल है इसके, कि किसी भी संकुल का जो कुल आवेशों का योग होता है, लिगेंड और धातु आयनों के कुल आवेशों का जो योग होता है, आयनिक मंडल और संबंधी मंडल के योग समूहों के कुल आवेशों का जो योग होता है वो हमेशा 0 होता है। मतलब K4FeCN6 जो ये है, तो इनके जितने भी समूह है उनके योग ये किसके बराबर है, आवेशों का योग 0 के बराबर है। मतलब इसके जितने भी आवेश है, समूहों के आवेश है, उसका योग 0 के बराबर होगा। और अगर कोई हमारे पास समन्वय मंडल है, कोई संकुल है ये, और इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है -4, तो इसका योग इसके इस समन्वय मंडल के कुल समूह के आवेशों का योग ना उस चार्ज के बराबर होगा। मतलब अब होगा -4 और इधर कोई चार्ज नहीं था तो 0 के बराबर था। अगर इसके ऊपर चार्ज है, संकुल के इस समन्वय मंडल के ऊपर चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर होगा, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर होगा। अब हमें इसकी सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सीकरण Fe की ऑक्सीकरण स्टेट निकालनी है। तो करते क्या है, हम पहले इन सब का आवेश लिख लेंगे। तो पोटेशियम जो होता है K प्लस के रूप में पाया जाता है, तो इस पर +1 आवेश होता है, तो इसका आवेश है पोटेशियम का +1। और अब ये है कितने पोटेशियम, 4 पोटेशियम है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। फिर ये है फेरस धातु जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तो इसको हम प्लस के बाद में x के रूप में लिख देंगे कि x हमें निकालना है।
और Cn माइनस, ये लिगेंड है Cn, तो ये आता है, ऐसे पाया जाता है, Cn माइनस के रूप में पाया जाता है और ये K प्लस के रूप में पाया जाता है। तो Cn माइनस के ऊपर कितना आवेश है, -1 है। अब इसकी कितने Cn है हमारे पास, 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे और अब ये सबका योग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 4 को जब 4 को 1 से गुणा किया तो 4 प्लस x ऐसे की ऐसे, क्योंकि x हमें निकालना है, और -1 को 6 से गुणा किया तो -6, 0 की, और इनका योग 0 के बराबर है। तो अब बचा कितना, इसे सोल्व करने पर x - 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2 प्लस का 2। अब मतलब Fe पर कितना आवेश है, +2, Fe की ऑक्सीकरण स्टेट है +2। इधर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। फेरस की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +2 है। अगर हमें ये K4 ना दे, आयनिक मंडल का ये K4 पोटेशियम ना लगा के सिर्फ ये संकुल दे और इसके ऊपर आवेश दे, मतलब दे कैसे, ऐसे दे इसको FeCN6 और आप पूछे कि फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालो फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसको x, ये निकालनी है हमें Fe, तो इसे x लिख देंगे, और Cn पर कितना आवेश होता है, -1, तो -1 लिख देंगे। अब कितने Cn है, 6 Cn है, तो 6 से इसको गुणा कर देंगे, और अब इसका जो मतलब इनका योग है समूह का, वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि संकुल के ऊपर चार्ज है, आवेश है, तो इस आवेश, अगर आवेश है तो इस आवेश के बराबर होगा, तो -4 आवेश है तो -4 के बराबर होगा। अब इसको निकालेंगे तो जब -1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से गुणा करने पर -6 आ जाएगा और -4, अब ये इधर गया -4 + 6 और कितना आया, +2, x +2, तो यहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या जो है Fe की वो +2 आ रही है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगी। तो ऐसे हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, जैसे इसमें भी यही संकुल था, बस के पोटेशियम नहीं लगा हुआ था, और इधर भी, इधर पोटेशियम नहीं लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, और अगर हमें फेरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालने को बोल रहा है तो हमने निकाली, तो सेम आई, इसमें भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था और इसमें भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम ऐसे इसकी ऑक्सीकरण, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। एक और करके मैं बता देती हूँ, एक उदाहरण लेते हैं, प्लेटिनम NH3Cl3 ये है, और हमें प्लेटिनम धातु है, इधर केंद्रीय धातु है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो इसको हम लिखेंगे X। अमोनिया पर कितना आवेश होता है, एमीन एक लिगेंड है जिसके ऊपर 0 आवेश होता है, तो 0, इसको गुणा करेंगे, 3 अमोनिया के 3 अणु है, तो इसको गुणा करेंगे 3 से। अब क्लोरीन पर कितना आवेश होता है, अमोनिया पर तो 0 होता है, क्लोरीन पर -1 होता है, क्लोरो समूह है तो इस पर -1 आवेश है, और 3 क्लोरीन है तो इसे 3 से गुणा करेंगे, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है पूरे संकुल के ऊपर, तो इनका योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x 0 से किसी भी चीज को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, -1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और ये 0, तो x इक्वल्स टू +3। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इधर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3। तो ऐसे हम केंद्रीय धातु आयनों की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।